सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार का दौरे डीजी खान। वजीर आला ने 2 अरब 87 करोड़ 74 लाख के 9 मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। डीजी खान के लिए 24 करोड़ 37 लाख रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह। वजीर आला ने सिटी पार्क में सिंथेटिक आस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताह किया, जबकि हॉकी ग्राउंड 13 करोड़ 38 लाख की लागत से बनाई गई। सिटी पार्क और जिना फैमिली पार्क की बहाली के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। सिटी और जिना फैमिली पार्क की तामीर और बहाली 4 करोड़ 77 लाख से मुकम्मल। जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सराय की तामीर 9 के मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सराय की तामीर और मरम्मत पर 1.5 करोड़ खर्च होने जा रहा है, जबकि ऑफिसर क्लब की जरूरी सहूलतों की फराहमी के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया गया। ऑफिसर क्लब में जरूरी सहूलतों की फराहमी पर 4 करोड़ 72 लाख लागत आएगी। डीजी खान के लिए 2 अरब 66 करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया गया। दिरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। डीजी खान में 2 अरब लागत से मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब डीजी खान में फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबे का भी संग बुनियाद रखा गया, जबकि 29 करोड़ से फिल्ट्रेशन प्लांट की फराहमी के मंसूबे मुकम्मल होंगे। कैंटीन चौक तक गदाई चौक दोरोया सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा सड़क की तामीर पर 26 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ सूबों का मुख्तलिफ संग बुनियाद रख दिया गया है। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा डीजी खान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शहर भर का दौरा। वज़ीर आला की ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रिसर्च लाइब्रेरी में भी आमद हुई है, जबकि सहूलियात का जायजा लिया गया। मंसूबों बारे ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको बताएं कि वजीर आला सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान भी गए। वजीर आला ने कैदियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। ठंडे पानी की फ्राहमी, वाशरूम्स में सफाई बेहतर करने की हदायत की। खराब पंखों की मुरम्मत, बैरकों में टीवी लगाने की भी हदायत। कमिश्नर ऑफिस में कबायली अमायदीन और अरकान असम्बली से मुलाकातें की। वजीर आला ने कैंटीन चौक से गदाई चौक तक सड़क का इफ्तिताह किया, जबकि वजीर आला की पुलिस लाइन जामद पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जबकि सेफ सिटी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया और इमारत का जायजा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डीजी खान का दौरा हुआ है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शहर भर का दौरा। वज़ीर आला की ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रिसर्च लाइब्रेरी आमद हुई, सहूलियात का जायजा लिया, जबकि मंसूबे बारे ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला ने सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान भी गए, जबकि वज़ीर आला ने कैदियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया है। ठंडे पानी की फराहमी, वॉशरूम्स में सफाई बेहतर करने की हिदायत भी की गई है, जबकि खराब पंखों की मुरम्मत, बैरकों में टीवी लगाने की हिदायत भी की गई है। कमिश्नर ऑफिस में कबायली अमायदीन और अरकान असम्बली से मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब ने कैंटीन चौक से गदाई चौक तक सड़क का इफ्तिताह किया। इसके अलावा पुलिस लाइन्स भी आमद हुई है वज़ीर आला पंजाब की, जहां पर पुलिस दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। वज़ीर आला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला ने डेरा गाजी खान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। सेफ सिटी मंसूबे का भी इफ्तिताह किया और इमारत का जायजा लिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। जनूबी पंजाब के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने का ऐलान किया। जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों का कोटा 35% हो जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वजीर आजम जल्द बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। पहली मरतबा डेवलपमेंट बजट में 66% तरक्की का तारीखी इजाफा किया गया है, जबकि पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने के लिए 122 किलोमीटर नई सड़क बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 अरब से चौकीवाला था मुसाखेल सड़क से 100 किलोमीटर फासला कम होगा। पोर्ट मनरो कैडेट कॉलेज के लिए फंड दे रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मंसूबे को जल्द मुकम्मल करवाएंगे। कोहे सुलेमान में स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल भी बनाया जाएगा। आपको बताएं, अभी लोड शेडिंग पर कुछ बात करेंगे। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि ताजरों का कहना है कि दिन में 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो रहे हैं। ताजरों का मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं माजिद क्लासरा। जी माजिद, आगाह कीजिएगा।
بالکل دن بدن بڑھتی لوڈ شیڈنگ سے جو کاروباری لوگ ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. شاید تاجروں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ کاروبار بری طرح سے جو ہے متاثر ہو رہا ہے. 6 اور 8 گھنٹے کی جاری رہنے والی لوڈ شیڈنگ سے ایک تو ان کو کاروبار میں مشکلات کا سامنا ہے, دوسرے جو ہے وہ کاروبار کے لیے ان کے جو کسٹمر ہیں وہ گرمی میں بھی نہیں آتے. شیخ اکرم حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب کیا کہیں گے, اس ٹائم بھی لائٹ موجود نہیں ہے, کیا کہیں گے, حکومت سے کیا مطالبات کریں؟ دیکھیں یہ لائٹ کا ڈیلی 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیلی کا جانا ہے بغیر بتائے. کب آ رہی ہے لائٹ کب جا رہی ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس کے بعد جب لائٹ کوئی خراب ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ کے علاوہ لائٹ خراب ہو جاتی ہے تو وہ 48 گھنٹے ٹھیک نہیں ہوتی. ہم کمپلینیں کراتے رہتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہماری. اور میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت پاکستان بجائے کہ اپنے اپوزیشن گروپ کو ٹارچر کرے, انہیں پریشان کرے, وہ ہمارے مسئلے حل کرے. وہ ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے آئے تھے, نہ کہ نواز شریف کو گرفتار کرنے یا شہباز شریف کو گرفتار کرنے یا آصف زرداری کو گرفتار کرنے یا تحریک لبیک کے بندے مارنے. وہ یہ کام کرنے نہیں آئے تھے, وہ ہمارے مسئلے حل کرنے آئے تھے. ان سے میری ریکویسٹ ہے, درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کریں. اگر ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے تو ہم مجبوراً پھر کوئی نہ کوئی تحریک چلانے کا اعلان کر دیں گے. جی بالکل, تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ہم ایک تحریک بھی چلیں گے. دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑھتی لوڈ شیڈنگ سے ان کا جو کاروبار ہے وہ بری طرح سے جب وہ متاثر ہو رہا ہے, وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو. جی ماجد کلاسرا, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی جانب سے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر خواجہ سرا کے لیے کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. سیکریٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول گلگشت نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں پاک کی, اور کتنے اچھے انداز میں. اور اگر جو میرے دوست صاحبان یہاں پہ قرت کو سمجھتے ہیں, آپ دیکھیے اس کا تلفظ اور سب معاملات کتنے بہتر تھے, کتنے اچھے تھے. تو ہم تو چلے ہی ٹیبوز کو بریک کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 جنسیں بنائی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, میل ہیں, فیمیل ہیں, اور پھر یہ ٹرانسجینڈرز ہیں. تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ میل اور فیمیل کو تو ہمیشہ کیٹر فار کرتی ہے, ان ٹرانسجینڈرز کو بھی کیٹر فار کرے. اسٹیٹ کی نظر میں تو سب برابر ہوتے ہیں نا, سارے پاکستانی اسٹیٹ کی اولاد ہوتے ہیں. تو ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہماری حکومت نے, حکومت پنجاب نے اس معاملے کو ریئلائز کیا, اس کے اوپر تھنکنگ کی, پلاننگ کی, اور پھر یہ ذمہ داری ہمیں ساؤتھ پنجاب میں دی گئی کہ آپ ملتان میں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کریں ٹرانسجینڈر ایجوکیشن کا, اس کو کچھ دیر چلائیں, اس میں جو آبسٹیکلز آئیں گے ان کو آپ ریموو کیجئے, ہم سے مشورہ کرتے رہیے, ہمیں بھی پکچر میں رکھیں, اور پھر ان کو جب آپ کامیابی سے چلا پائیں گے تو پھر اسے اپ سکیل کریں گے, اسی تجربے کی بنیاد پہ باقی اضلاع میں اور باقی ڈویژنز پہ لے کے جائیں گے. تو ہم نے بڑے خوش دلی سے اس ذمہ داری کو قبول کیا. میں نے آ کے یہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ جب بات کرنا شروع کی, سیکریٹریٹ میں ساؤتھ پنجاب میں ایڈیشنل سیکرٹری صاحب میرے ساتھ عطاءالحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس کیا, سی او صاحب شمشیر صاحب کے ساتھ بات ہوئی, خواجہ مظہر صاحب کے ساتھ بات ہوئی. تو چیلنجز تو بہت تھے. آپ کی طرح ہم کسی بھی معاملے کو نہیں سمجھتے تھے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, نہ ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے تھے, نہ ان کے پرابلمز کو سمجھتے تھے, نہ ان کے معاملات کو سمجھتے تھے, نہ ہی یہ سمجھ آتی تھی کہ آگے چلنا کیسے ہے. بس ارادہ کر لیا اور پھر ہم نے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ کن کے ساتھ ہم بات کریں تو شاید ہم سمجھ سکیں اس معاملے کو. یہاں مجھے میں ایک بات مینشن کرنا بھول گیا. میری اس سے کاز کی کمٹمنٹ 2 وجوہات کی بنیاد پہ تھی. ایک تو حکومت پنجاب نے ذمہ داری دی کہ اس کو آپ لوگ پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کریں, تو وہ تو بطور سرکاری ملازم تو کرنا ہی تھا, لیکن بطور انسان مجھے اس مسئلے کی 3 سال پہلے ریئلائزیشن ہوئی. ہم نے ہمیشہ ٹرانسجینڈرز کو ایک اور ہی لینس سے دیکھا تھا, ایک اور ہی پرزم سے دیکھا تھا. انسانیت کے پیمانے پہ کبھی پرکھا نہیں تھا, کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے مسائل ہوتے کیا ہیں, یہ کس طرح محسوس کرتے ہیں, یہ کس کس سٹیجز سے گزرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو پھر ایک تحریر تھی, آپ جانتے ہیں ایک بڑے مشہور شاعر ہیں انور مسعود صاحب, جن کی بہت مشہور نظم ہے بنیان میری ودیا بنیان میری ٹاپ دی. ان کی بیٹی ہیں لینا حاشر, تو وہ لکھتی ہیں ایک آن لائن میگزین میں, ہم سب ہے شاید اس کا نام. تو ہم سب میں انہوں نے لکھا مرنے کے بعد ایک خواجہ سرا کا ماں کے نام خط. اور میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ مجھے ان کے مسائل کا, ان کے معاملات کا اس سے پہلے اس طرح سے دراک نہیں تھا, جب جیسا اس خط کو پڑھ کے. آپ کو پتہ ہے پشاور میں
بدقسمتی سے ٹرانسجینڈرز کو مرڈر کیا جا رہا ہے، تو اسی میں اسی طرح کے بچے کو جس کو گولی لگی ہوئی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو رہا تھا، اس کی سٹوری ہے جسے قلم بند کیا ہے لینا حاشر صاحبہ نے. تو میں نے وہ پڑھی تو میں بڑا 3 سال پہلے میں نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو جو کچھ اپنی ذات کے حوالے سے میں کر سکا، جاب کے حوالے سے، اپنے عہدے کے حوالے سے، تو وہ ضرور کریں گے. تو مین وائل یہ جب حکومت پنجاب کی طرف سے بھی یہ کچھ ڈائریکشن آئی تو اس کا نتیجہ آج کا یہ پروجیکٹ ہے، آج کا یہ تاریخی لمحہ ہے جسے میں کل سن رہا تھا. مراد راز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ، دوسرے لفظوں میں 75 سال میں پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ معاملہ درپیش تھا کہ اس کو سمجھا کیسے جائے. ہمیں تو نہ پتا تھا یہ رہتے کہاں ہیں، ان کی معاشرت کیا ہے، یہ سوچتے کس طرح ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. تو پھر ہم نے ایک تحقیق کا سلسلہ شروع کیا. ہمیں پتہ چلا، ہم نے سوچا اور پوچھا کہ کیا پہلے بھی کوئی پڑھ چکا ہے، کسی ٹرانسجینڈر نے پہلے بھی تعلیم حاصل کی ہے اعلیٰ سطح کی. تو پتہ چلا پاکستان میں 3 ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جنہوں نے ایم فل کر رکھا ہے. پی ایچ ڈی کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن ایم فل کے حوالے سے ہمیں 3 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور تینوں کے تینوں لوگ ملتان میں نہیں رہتے یا باہر کے شہروں سے تعلق تھا. تو ان میں سے کم 2 تک ہم پہنچ پائے اور ہم نے ان کو یہاں پہ بلایا. ایک تو عائشہ مغل. سیکٹری تعلیم کی گفتگو آپ نے سنی. ابھی آپ کو اہم خبر دیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہو گیا ہے. سرگودا جھال چکیاں پولیس کا خواتین پر تشدد. وزارت انسانی حقوق کا سرگودا میں غیر انسانی حرکت کا نوٹس. ڈی پی او سرگودا سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی، جبکہ رپورٹ ایس ایچ او جھال چکیاں کی کارروائی پر طلب کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں جھال چکیاں پولیس کی جانب سے خواتین پر تشدد کا یہ انسانیت سوز واقعہ. وزارت انسانی حقوق کی جانب سے سرگودا میں غیر انسانی حرکت کا نوٹس لیا گیا ہے. ڈی پی او سرگودا سے رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے، جبکہ رپورٹ ایس ایچ او جھال چکیاں کی کارروائی پر طلب کی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودا میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. جھال چکیاں پولیس کی جانب سے خواتین پر تشدد. وزارت انسانی حقوق کا سرگودا میں غیر انسانی حرکت کا نوٹس. ڈی پی او سرگودا سے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ رپورٹ ایس ایچ او جھال چکیاں کی کارروائی پر طلب کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزارت انسانی حقوق نے سرگودا میں غیر انسانی حرکت کا نوٹس لے لیا. ہیومن رائٹس کی طرف سے ڈی پی او سرگودا سے رپورٹ طلب کی گئی. رپورٹ ایس ایچ او جھال چکیاں کی کارروائی پر طلب کی گئی ہے. سرگودا میں ایس ایچ او جھال چکیاں نے شو کے شاہد نواز نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی بنیاد پر چھاپا مارا، جس کا نوٹس بھی لے لیا گیا ہے. سرگودا پولیس غیر انسانی حرکت کر رہی ہے. واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے. سرگودا کسی کے ساتھ بھی غیر انسانی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف کی طوطوں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے. ملزم کو 10,000 کا جرمانہ کیا گیا، جبکہ کارروائی انسپیکٹر سید حامد شاہ کی قیادت میں کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ملتان میں محکمہ وائلڈ لائف ملتان کی پرندوں کی اسمگلنگ کے خلاف یہ کارروائی سامنے آئی ہے. کارروائی ملتان کے علاقے دولت گیٹ کے قریب طوطوں کی اسمگلنگ کے خلاف کی گئی، جہاں پر ملزم کو 10,000 کا جرمانہ اور قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. کارروائی انسپیکٹر سید حامد شاہ کی قیادت میں کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. طوطوں کی اسمگلنگ کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. محکمہ وائلڈ لائف ملتان کی پرندوں کی اسمگلنگ کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے. کارروائی ملتان کے علاقے دولت گیٹ کے قریب ہوئی ہے، جہاں پر طوطوں کی اسمگلنگ کے خلاف ایک شخص کو 10,000 کا جرمانہ کیا گیا ہے اور قانونی کارروائی کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. کارروائی انسپیکٹر سید حامد شاہ کی قیادت میں کی گئی ہے. ایک اور اہم خبر آپ سے شامل کریں گے. ملتان غلہ منڈی لوہا مارکیٹ اور ٹرک سٹڈی کے شہر سے باہر منتقل بارے پیش رفت سامنے آئی ہے. ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا بہاڑی روڈ کا دورہ. ڈی سی نے ایم ڈی اے کی تجویز کردہ موزہ جھوک لشکر میں واقع جگہ کا معائنہ کیا. موزہ شیر سنگھ اور دنیا پور روڈ پر واقع موزہ بھکل بھڑکا کا بھی دورہ کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے مقامی لوگوں سے گفتگو بھی کی، جبکہ اے ڈی سی ریونیو طیب خان، ڈائریکٹر اسٹیٹ ایم ڈی اے طاہر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ملتان میں غلہ منڈی لوہا مارکیٹ اور ٹرک سٹینڈ کی شہر سے باہر منتقلی کے منصوبے پر پیش رفت سامنے آئی ہے. ملتان میں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا 19 کسی وہاڑی روڈ کا دورہ، جبکہ اے ڈی سی ریونیو محمد طیب خان اور ڈائریکٹر اسٹیٹ ایم ڈی اے طاہر شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے منڈیوں کی شفٹنگ کے لیے ایم ڈی اے کی جانب سے تجویز کردہ موزہ جھوک لشکر میں واقع جگہ کا معائنہ بھی کیا ہے. ملتان سے آپ کو بتائیں جہاں پر آر پی او کا تھانہ حرم گیٹ، بوہر پارک اور دلی گیٹ کا دورہ، جبکہ سید
खुरम अली ने अफसरान और मुलाजिमीन की हाजिरी चेक की। आरपीओ ने कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। आरपीओ ने फ्रंट डेस्क और मालखानों का भी मुआयना किया है। आरपीओ मुल्तान ने मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीशी पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। आरपीओ सैयद खुरम अली का मुख्तलिफ थानों का अचानक से मुल्तान में दौरा हुआ है। आरपीओ ने थाना खुरम गेट, बोहड़ गेट, पाक गेट और दिल्ली गेट का दौरा किया। आरपीओ ने अफसरान और मुलाजिमीन की हाजिरी चेक की, जबकि आरपीओ ने हवालातियों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। आरपीओ ने फ्रंट डेस्क, मालखानों का मुआयना किया है। आरपीओ ने थाने का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया। आरपीओ ने मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीशी पेशरफ्त का भी जायजा लिया है, जबकि इश्तिहारी मुल्जिमान और अदालती मफरूर जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे, ऐसा कहना है आरपीओ सैयद खुरम अली का। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अफसरान जुराइम पेशा अफराद के मुहासबे को यकीनी बनाएंगे, मनशियात फरोशी और कमारबाजी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देकर जुराइम का कला कमा करेंगे। मुल्तान में सेशन और सिविल अदालतों में मेरिट के बरक्स भर्तियों का मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान का तमाम असामियों पर भर्ती मुलाजमीन को निकालने का हुक्म। मुल्तान की मातहत अदालतों में जूनियर क्लर्क, नायब कासद की भर्तियों का नोटिफिकेशन वापस। मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट अदालत में गुज़श्ता 3 माह से मुलाजमत कर रहे थे। 74 जूनियर क्लर्क, 86 नायब कासद और 12 चौकीदार की भर्ती का नोटिफिकेशन वापस। 57 तामील कुनिंदा और 27 ड्राइवर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। मुल्तान में सेशन और सिविल अदालतों में मेरिट के बरक्स भर्तियों का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान का तमाम आसामियों पर भर्ती मुलाजमीन को निकालने का हुक्म। मुल्तान की मातहत अदालतों में जूनियर क्लर्क, नायब कासिद की भर्तियों का नोटिफिकेशन वापस लिया गया है, जबकि मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट अदालत में गुज़श्ता 3 माह से मुलाजमत कर रहे थे। 74 जूनियर क्लर्क, 86 नायब कासिद और 12 चौकीदार की भर्तियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। 57 तामील कनिंदा और 27 ड्राइवर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में सेशन और सिविल अदालतों में मेरिट के बरक्स भर्तियों का मामला सामने आया है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने तमाम आसामियों पर भर्ती मुलाजमीन को निकालने का हुक्म दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे महर इमरान से। महर, कहिएगा क्या मामला है? ये 3 माह पहले मुल्तान की सेशन और सिविल कोर्ट में जो ये भर्तियां हुई थी, और जैसे ही भर्तियां हुई टोटल 254 के करीब जो ये लोग हैं ये भर्ती किए गए थे मुख्तलिफ असामियों पर। तो उसके बाद हाई कोर्ट में जो है इन भर्तियों में मेरिट के बरक्स भर्तियों के हवाले से दरखास्तें दायर होना शुरू हो गई थी, और तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ वक्तों में ये दरखास्तें दायर हुई। उनमें ये मौक़िफ़ तैयार किया गया कि ये भर्तियां मेरिट के बरक्स हुई हैं और उसमें उस तरह से नहीं देखा गया, इंटरव्यूज और बेज़ाब्तगियां हैं, जिस पर जो है गुज़िश्ता माह 3 तारीख को जस्टिस शाहिद जमील ने बाकायदा तौर पर आर्डर जो है वो जारी किया था, जिसमें मुल्तान के जो COC और दीगर जो स्टाफ ऑफिसर थे सेशन कोर्ट उनको बुलाया था, और वो कोई खातिर का जवाब ना दे सके थे, जिस पर इनको कल अदम करार दिया गया था और हुक्म दिया गया था अदालत आलिया की जानिब से कि इनको फौरी तौर पर जो है बरतरफ किया जाए। और आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम जो मुलाजमीन थे 254 मुलाजमीन को निकाल दिए, उनको बरतरफ कर दिए, और जो भर्तियां की गई थी वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। और यहाँ ये बात भी देखने को है कि 3 माह से ये लोग काम भी कर रहे थे और तनख्वाहें भी जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हासिल कर रहे थे। निकाला ही जाएगा इनको महर इमरान, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्योंकि मेरिट पर तो ये थे ही नहीं, 2 नंबर तरीके से आए, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इनके खिलाफ? बिल्कुल, इस हवाले से कार्रवाई के हवाले से बात करें। जो अदालत आलिया का जो फैसला था, जिसमें जस्टिस शाहिद जमील ने जो 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया था, और उसमें बताया था कि जो लोग इन बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस हैं उन जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी है दिया गया है। और इस हवाले से जो एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस तमाम मामले को देख रही है, और जो लोग गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई है वो सामने की जाएगी। जो उसकी जो चल रही है कमेटी की जो हियरिंग है, जबकि ये जो लोग काम कर रहे थे इनको आज इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया और इनको रोक दिया गया कि अब आप अदालतों में ना आए। इन जो मुलाजमीन हैं 254 मुलाजमीन, जिनमें जूनियर क्लर्क, नायब कासिद, तमील कुनिंदगान और ड्राइवर जो हैं वो शामिल हैं, और गैर कानूनी करार देकर बाकायदा तौर पर कल से ये लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आएंगे, और जो कार्रवाई है इनके खिलाफ जो कमेटी बनाई गई है
हाई कोर्ट के हुक्म पर वो कमेटी अपना फैसला देगी और इन लोगों को जो मुलविस हो गए हुए उनके खिलाफ जो कानूनी जो कार्रवाई है वो ज़ाब्ते के तहत सामने आएगी। जी 254 मुलाजमीन को निकाल दिया गया है, जबकि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। माहिर इमरान आप तफसीलें लगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब आते ही अहमदपुर शर्किया में सब्जी फरोशों ने छुरियां तेज कर ली हैं। कीमतें बढ़ाई तो हुक्काम ने एक्शन ले लिया। रोही न्यूज पर खबर नशर होते ही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट में पहुंच गए, जबकि महंगी सब्जियां बेचने वाले दुकानदारों को 8,000 रुपए जुर्माने किए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। अब महंगे ईद दिन सब्जी हद तो ज्यादा रेट क्रॉस कर गए। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस वक्त हम मोहम्मद जुबैर साहब के ऑफिस में चलते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं ये डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जी, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो क्या कंट्रोल नहीं करते आप? मैं कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आज आपको इमरान साहब कोई शक है रेट्स के हवाले से तो अभी हम चीज़ें परचेज भी करा लेते हैं। अगर कोई रेट्स ज़्यादा हैं तो हम फौरी एक्शन भी लेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने रेट चेक करने के लिए अपना अहलकार बाजार रवाना किया। बाजार से अहलकार सब्जियां खरीद कर आया तो यकीनी तौर पर रेट्स में फर्क पाया गया। रेट्स देखें सर, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है इमरान भाई। इंशाल्लाह अभी चलते हैं आपके साथ ही और इंशाल्लाह फौरी एक्शन लेते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपनी टीम के हमरा उस जगह गए जहां से सब्जी खरीदी गई थी। 8 रुपए अरबी दिए और 80 रुपए टमाटर दिए, 30 रुपए तूरी दिए। सर रेट क्या है इसमें? रेट जो है ना टमाटर का 50 रुपये है और तूरी का जो है ना वो 16 रुपये है और अरबी का रेट जो है ना 44 रुपीज़ है। हाँ भाई, रेट क्यों ज्यादा दिए आपने? पानी लगता रेट ही रेट लिस्ट वाली कितने बच रही। पानी लगता फिर क्या गल जाती गल जाती है तो फिर आप नुकसान पूरा करते हैं ऐसे। सर कितना जुर्माना कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं? बस ऐसे और इंशाल्लाह इनको जुर्माना करते हैं। शौकत वल्दियत तमाम तर कार्रवाई आपको दिखाई गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की उन्होंने जो है 2000 का जुर्माना किया है। उन्होंने कहा अगर दोबारा इनकी कंप्लेन हुई तो गिरफ्तारी भी मुमकिन यकीनी तौर पर होगी। हमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर शर्किया। नाज़रीन, सरगोदा के बासियों के लिए बुरी खबर है। ईद उल अज़हा से कबल फ्रिज और डीप फ्रीजर महंगे हो गए हैं। तफसीलात के लिए मोहसिनुल मुल्क की ये रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत और ईद कुर्बान करीब आते ही फ्रिज और डीप फ्रीजर महंगे हो गए। दुकानदारों का दावा है कि रेट नहीं बढ़ाए गए बल्कि हमेशा की तरह इस सीजन में मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ अशिया की कीमत बढ़ जाती है, जबकि आने वाले दिनों में रेट मजीद बढ़ेंगे। हर साल की तरह ईद के करीब रश बढ़ता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और खरीदारों का इजाफा होता है। बकरा ईद पे फ्रिज का और डीप फ्रीज़र का, इसी तरह गर्मी की वजह से एसी की डिमांड भी है। और जहाँ तक रेटों की बात है, रेट अभी मुनासिब हैं। इस बजट में हुकूमत ने बेहतरीन अमल किया है, इकदाम किया है, रेट नहीं बढ़ाए और उसकी वजह से कस्टमर को फायदा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से फ्रिज लेना मजबूरी है। नए टैक्स न लगने की वजह से फिलहाल कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। फ्रिज लैंड आया ईद वास्ते जी हाँ, पहले साल नालों थोड़ा जाए महंगाई है। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, कीमतों में मजीद इजाफा मार्केट्स में नजर आ रहा है। ईद कुर्बान से कबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में बढ़ते हुए रश के बायस रेफ्रिजरेटर्स की कीमतों में इजाफे के साथ साथ तलब मजीद बढ़ती जा रही है। खदशा ये है कि ईद के करीब ये रेफ्रिजरेटर मजीद महंगे हो सकते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोक, सरगोदा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के बाद मुल्तान में भी सुर्ख गुलाब थ्रिप्स के हमले से बच ना सका। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में भी सुर्ख गुलाब थरपस के हमले से ना बच सका। शदीद गर्मी और थरपस के हमले के बाइस फी एकड़ पैदावार 5 किलोग्राम तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक थरपस से बचाव के लिए फार्मर्स क्लोरसिनापायर और एस्फेट का स्प्रे करें। इस वक्त थ्रिप्स का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा है, तो थ्रिप्स के लिए अटैक के लिए आप कोई भी अच्छा सा इंसेक्टिसाइड जिसमें क्लोरफिनापायर है वो 200 ml पर 100 लीटर में मिलाकर जो है वो स्प्रे करें। 5 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे करें तो इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है वो खांसी जो है वो इससे कंट्रोल में ले जाएगा। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ने बताया फार्मर्स पानी का दौरानिया कम करके हफ्ते में 2 बार पानी दें। पौधों की बेहतर नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का भी इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले जो टेम्परेचर है ना, जब ये हमारा जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर,
तो फिर इसकी पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो उम्र जहाँ हमारी पैदावार जो है वो 20 किलोग्राम तक आ रही होती है, तो वो पैदावार जो है वो जंप करके नीचे आ जाती है 5 किलो 7 किलो तक, क्योंकि इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं कि एक तो हैवी फीडर है, इसको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए गर्मियों में और खुराक भी बहुत ज़्यादा चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अगर आइंदा दिनों में मौसम बेहतर रहा तो सुर्ख गुलाब की पैदावार में इजाफा मुमकिन है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। अभी आपको बताएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। 3 भिखारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए, जबकि 8 साल शहजाद, 10 साल रिजवान, 8 साल सुफियान को हिफाजती तौर पर तहवील में ले लिया गया है। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब सरगोदा में ई रोजगार प्रोग्राम के लिए दाखिले शुरू कर दिए गए। नौजवानों के लिए प्रोग्राम कारोबार का जरिया बन गया। तफसीलात जानिए मोहसिन मुल्क की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू सरगोदा में हुकूमत पंजाब के तहत चलने वाली ई रोजगार प्रोग्राम के नए सेशन के लिए दाखिलों का इजरा कर दिया गया, जिसमें 16 साल तालीमी कैरियर के हामिल नौजवान दाखिला ले सकते हैं। ई रोजगार डिप्लोमा के बाद नौजवान इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए माहाना घर बैठे कमा रहे हैं। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के ई रोजगार सेंटर से जो है वो फ्रीलांसिंग सीख रहा हूँ, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मेरी जो है वो अमाउंट जो है इनकम शुरू हो गई। मैं बड़ी हैंडसम अमाउंट कमा रहा हूँ, जिससे मैं अपना खर्चा भी निकाल रहा हूँ और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। ई रोजगार सेंटर सरगोदा अब तक 13 सेशन का कामयाबी से इनेकाद कर चुका है। पास आउट होने वाले नौजवान 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं। अब तक 10 करोड़ से जायद का रेवेन्यू हासिल हो चुका है। मैं बात करता हूँ सरगोदा सेंटर के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था नवंबर 2017 के अंदर, और अब तक इसके जो 13 सेशन है वो कंप्लीट होने वाले हैं और 14 सेशन का जो है यहाँ पे एडमिशन अभी कंटिन्यू है। अगर 3 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं और इसके बाद अगर आप इसको रेगुलर एज ए प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो आप 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक आसानी से अर्न कर सकते हैं। नौजवानों का कहना है हुकूमत का ये इकदाम बेरोजगारी को खत्म करने का सबब बनेगा और नौजवान आसानी से घर बैठे पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत के इस प्रोग्राम से कई नौजवान घर बैठे आज भी हजारों रुपया कमा रहे हैं, जबकि कई नौजवानों के लिए ये रोजगार उनके मुस्तकबिल को आवाज देता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन फजान खान के साथ मोहसिन मुल्क, सरगोदा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त।